नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट को इंतज़ार था 28 सितंबर का, जब सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाएगी लोन मॉरिटोरियम को लेकर। तो क्या डिसीजन आया है ये भी जानेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर बैंक निफ्टी में आज जो भारी तेज़ी देखने को मिली है, क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेकर आया हूं, जहां पर हेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन लोन मॉरिटोरियम हाइलाइट्स, हियरिंग टू रेज्यूम ऑन अक्टूबर 5, इंटरिम ऑर्डर्स टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर डेट हमें आगे जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हम 28 सितंबर का वेट कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर 5 का भी वेट करना पड़ेगा। फिर भी क्या न्यूज़ है वो हम जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन September 28 heard a batch of petitions seeking interest waiver during the loan moratorium period. A bench led by Justice Ashok Bhushan heard pleas seeking extension of the loan moratorium and waiver of accruing interest। इसके बारे में आज चर्चा हुई थी। The matter will next be heard on October 5, the Supreme Court asking banks not to declare accounts as non-performing assets for 2 months will continue। तो यहाँ पर जो पहले रूल आया था कि जब तक हम फर्दर ऑर्डर नहीं देते हैं तब तक बैंक्स को ये परमिशन नहीं है कि वो अकाउंट्स को एज ए एनपीए डिक्लेयर कर सके, तो अभी भी वो कंटिन्यू रहने वाला है। यहाँ पर बैंक्स अभी भी एनपीएस डिक्लेयर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट गेव द सेंटर टू प्लेस एन एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड बाय October 1। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है सीक सम मोर टाइम टू get back to SC on the issue, little complex issue, several economic issues are coming up, he said। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय मांगा है। SC की ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस क्या बताए हैं वो भी जान लेते हैं। SG यानी कि सॉलिसिटर जनरल इन्फॉर्म्स दैट द इश्यूज आर अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ए डिसीजन इज लाइकली टू बी टेकन विद इन 2 to 3 days। तो 2 से 3 दिनों का यहाँ पर समय मांगा है गवर्नमेंट ने, थोड़ा सा समय चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण सेड SG फर्दर स्टेट्स that he shall endeavor to circulate affidavit by Thursday so that decision taken by the government may be intimated to the council and it can be heard on Monday, interim orders to continue, Justice अशोक भूषण सेड। तो यहाँ पर और अगर मामले की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो अपना वर्डिक्ट सुनाया है, फिलहाल तो कोई भी वर्डिक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल आगे डेट जाती हुई नजर आ रही है। अक्टूबर 5 को यहाँ पर हमें रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, क्या इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाता है, क्या मॉरिटोरियम को एक्सटेंड किया जाता है, और एनपीएस डिक्लेयर करने की परमिशन बैंक्स को कब मिलती है, ये आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में जो तेजी देखने को मिल रही है, उस तेजी पर कितना भरोसा किया जा सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिली है 3.26%, और सबसे ज़्यादा तेज जो हमें दिखाई दिया है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में तकरीबन 8% की तेजी देखने को मिली है। नेक्स्ट है बंधन बैंक। बंधन बैंक में 6.23% की तेजी है। फेडरल बैंक में 5.87% की तेजी है। एक्सिस बैंक में 5.54% की तेजी है। आरबीएल बैंक में 5.46% की तेजी। अगर बात करें यहाँ पर सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, तो आप देख पाएंगे 4.33% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली है। आईसीआईसीआई बैंक जो कि दिग्गज बैंक है, वहां पर भी 4.13% की तेजी देखने को मिली है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4.09% की तेजी है। पीएनबी बैंक हमें यहां पर 3.79% की तेजी है। एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई में तकरीबन 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक में 2.31% की तेजी और एचडीएफसी बैंक में 1.34% की तेजी। तो यहां पर कौन से बैंकिंग स्टॉक्स में हमें निवेश करना चाहिए, तो मैं आपको काफी समय से बताता आ रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक में पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, नेक्स्ट होनी चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद यहां पर अगर आपको बाइंग करनी है तो एक्सिस बैंक में कर सकते हैं। और अगर कंपैरेटिवली छोटी बैंकों के बारे में बात करें तो जो बंधन बैंक और फेडरल बैंक है, ये काफी अच्छी बैंक है जहां पर छोटी बैंकों में निवेश किया जा सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए छोटी बैंकों में निवेश करना थोड़ा सा रिस्की होता है, और फेडरल बैंक बंधन बैंक के मुकाबले भी काफी ज्यादा छोटी बैंक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर काफी लोगों को डाउट्स आ रहा होगा कि यहां पर मैं सजेस्ट करता हूं कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक जो कि टॉप प्रायोरिटी में होते हैं, लेकिन उसके
उसके बावजूद हमें तेजी कम देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जो हम फंडामेंटली वीक स्टॉक्स हैं जो मैं आपको अवॉइड करने को कहता हूँ, जैसे कि इंडसइंड बैंक हो गया, वहां पर मैं आपको अवॉइड करने को कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्की सिचुएशन देखने को मिलती है। इंडसइंड बैंक जनरली कॉर्पोरेट लोन्स बांटने में मानता है और साथ ही साथ कॉर्पोरेट लोन्स में यहाँ पर जो पहले के किस्से हो चुके हैं, वोडाफोन आइडिया को इसने काफी लोन देकर रखा है, इसी वजह से हमें शेयर प्राइस नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी काफी ज्यादा लोन देकर रखा है और रियल एस्टेट की हालत क्या है ये आपको बताने की मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद 8% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा सा डाउट होता है कि ऐसा क्यों होता है, फंडामेंटली वीक शेयर से ऊपर क्यों जा रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनके ऑल टाइम चार्ट जरूर देखिएगा, तो आपको क्लियरली अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ पर क्यों मैं कहता हूं कि कभी भी फंडामेंटली वीक स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। आप कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक का ऑल टाइम चार्ट देखेंगे, उनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छे निरंतर हमें अच्छा परफॉर्मेंस इस स्टॉक्स ने हमें बना कर दिया है। और एचडीएफसी बैंक की बात करें जो कि मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, तो इसने ऑलमोस्ट 1 साल की रिकवरी कवर भी कर ली थी। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसका जो दिग्गज स्टॉक है एचडीएफसी बैंक वो हमें कवर होता हुआ नजर आ रहा है। और इंडसइंड बैंक, ये दूसरे जो सारे बैंक्स हो गए छोटे बैंक से, ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके थे, इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिलती है। तो ये टेक्निकल बात है, ज़्यादा गिरावट होगी तो यहाँ पर बाउंस बैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और एचडीएफसी बैंक जैसी दिग्गज बैंक में ज़्यादा गिरावट ही देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक में क्रैश जब हमें देखने को मिला मार्च के समय पर, तब इंडसइंड बैंक में भयंकर गिरावट देखने को मिली और जो मार्च का लो था उसके बाद ये डबल तो आराम से हो ही चुका है, लेकिन उसका रीज़न भी है। तो लोगों को, इन्वेस्टर्स को यहाँ पर सहन करना पड़ता है इतना जो भयंकर फॉल होता है, उसके बाद हमें यहाँ पर डबल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर लेकर रखा है उनके लिए तो अभी भी यहाँ पर सिचुएशन खराब ही दिखाई देती है। इसीलिए मैं आपको बार बार रेकमेंड करता हूँ कि अच्छे बैंक्स के साथ बने रहेंगे तो ही बेहतर रहेगा, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। अब बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं और कितने हद तक हमें इस तेजी पर भरोसा रखना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम निफ्टी बैंक के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि 25,000 के आसपास फिलहाल का हाई बनाने के बाद भारी गिरावट हमें देखने को मिली। देखते ही देखते 20,000 के आसपास के लेवल्स भी हमें यहां पर देखने को मिले थे, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, तो थोड़े से बाउंस बैक के चांसेस भी यहां पर बढ़ जाते हैं। तो यहां पर पिछले 2 दिनों से हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसके पीछे बैंक निफ्टी का भी बड़ा हाथ है। निफ्टी में जो तेज़ी देखने को मिल रही है उसमें भी बैंक निफ्टी का काफ़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अब देख पाएंगे यहाँ पर जो सपोर्ट बनकर आता था वो था 21,000 के आसपास का सपोर्ट, और ये सपोर्ट हमें टूटता हुआ नजर आया था, तो थोड़ा सा फिर से हमें रिट्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा जो सपोर्ट हमें यहाँ पर बनकर आता है, मैं फिर से आपको लाइन ड्रॉ करके बताना चाहूंगा। अब देख पाएंगे 21,000 के आसपास सपोर्ट था और फिर हमें 20,000 का सपोर्ट दिखाई दिया था, तो इसी लेवल के आसपास फिलहाल अभी बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और वापस हमें यहाँ पर तेजी भी दिखाई दी है। इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 46 के आसपास, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रही थी, और इंडेक्स लेवल पर अगर आरएसआई का नंबर 30 के आसपास आ चुका है तो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पर कोई स्टॉक स्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर कोई इशू आ सकता है और उसके कारण स्टॉक बहुत ही ज्यादा नीचे जा सकता है, आरएसआई का नंबर 20 के भी नीचे जा सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर इंडेक्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्रैश के समय हमें इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। अब देख पाएंगे मार्च के समय यह हाईली ओवरसोल्ड होता हुआ नजर आया था, वरना 30 के आसपास ही हमें ओवरसोल्ड हो जाता है और तुरंत थोड़ा सा बाउंस बैक तो जरूर देखने को मिल ही जाता है। यहाँ पर एमएससीडी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहाँ पर फिलहाल 2 दिन की तेजी जरूर देखने को मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन बियरिश क्रॉसओवर फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास एक कंटिन्यूअसली ट्रेड करा था, तो थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक एक्सपेक्टेड भी था, जो मैंने निफ्टी 50 के वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपको बताया भी था कि थोड़ी सी और तेजी हमें देखने को मिल सकती है, आप उसे चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे लोअर बैंड का लेवल है 20,447 का लेवल, मीडियन है 22,272 का लेवल, अपर बैंड है 24,096 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी पता चलेगा। तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 23,339 का लेवल। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 21,446 का सपोर्ट दिखाई देता है, जो कि एक्चुअली टूट चुका था, लेकिन यहाँ पर हमें वापस सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर जाता हुआ भी नजर आता है। नेक्स्ट सपोर्ट बनकर आता है 19,000 के आसपास के लेवल पर। यहाँ पर
रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो मेरा मानना है कि जो 25,647 का पिवट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिखाई देता है। उससे पहले कई रेजिस्टेंस हमें फेस करने होंगे, वो रेजिस्टेंस कौन से हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो लेवल पहले एज अ सपोर्ट हमें दिखाई देता है वही लेवल आगे जाकर हमें एज ए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो हमें 3 मूविंग एवरेजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से टॉप मोस्ट है 100 डेज का मूविंग एवरेज जो कि ब्लू लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, 22,322 का लेवल दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 22,400 के आसपास का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है और वहां से रिट्रेस होता हुआ भी नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। और स्पेशली अक्टूबर 5 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस मैटर को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और आर्टिकल्स को भी पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि 2-3 दिनों में ही यहाँ पर फैसला लिया जाएगा और आगे कार्यवाही खत्म की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जाएगी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये काफी जरूरी है और ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,610 का लेवल जो कि फिलहाल 200 डेज का मूविंग एवरेज बनकर आता है, इस लेवल पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि सिचुएशन एनपीएस की पहले भी खराब थी, मैं आपको पहले भी यही बता रहा था और आज भी यही बताऊंगा कि इकोनॉमी की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही अच्छा होगा, लेकिन लास्ट डिसीजन तो आपका रहने वाला है। इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बने रहिए, उसे अपने पोर्टफोलियो में भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर संभल कर कीजिएगा, ज़्यादा यहाँ पर आपको उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक्स में बाइंग कीजिए, लेकिन जो बुरे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली वीक स्टॉक्स हैं, जो अपमूव हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल मार्केट में, उसमें आप निकल जाएंगे तो ही बेहतर रहेगा। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।